हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल फॉर्मेशन। जैसा कि आप जानते हैं फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड कर रहा है फ्री जीपैट क्लासेस। तो फिर आज हम पढ़ने वाले हैं लिक्विड डोसेज फॉर्म। तो लिक्विड डोसेज फॉर्म पढ़ने से पहले हम थोड़ा सा इंट्रो जान लेते हैं कि क्या होता है लिक्विड, सेमी सॉलिड, सॉलिड, गैसेस, क्या होते हैं इनमें डिफरेंस। तो देखते हैं सबसे पहले फार्मास्यूटिकल टेक्नोलॉजी। इसके अंदर में हमारा फार्मास्यूटिक्स एक ब्रांच है। तो फार्मास्यूटिक्स इज द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द फॉर्मुलेशंस ऑफ ड्रग इनटू डोसेज फॉर्म। इट इज़ अ साइंस ऑफ कंपाउंडिंग एंड डिस्पेंसिंग ड्रग। आप जानते हैं, आप तो फार्मास्यूटिक्स पढ़ते भी हैं कि फार्मास्यूटिक्स के अंदर हम जितने भी हमारे डोसेज फॉर्म हैं उन सबकी स्टडी करते हैं। अब डोसेज फॉर्म यहाँ पे क्या हो गया, ड्रग्स आर रेयरली एडमिनिस्टर्ड इन देयर ओरिजिनल प्योर स्टेट, दे आर कन्वर्टेड इनटू सुटेबल फॉर्मुलेशन कॉल्ड एज अ डोसेज फॉर्म। देखिए, अब हमें कोई भी ड्रग है हमारे पास, उसको हम डायरेक्टली तो ले नहीं सकते। जैसे कि कोई पाउडर है, ठीक है, अब उसको जब तक हम उसके सुटेबल डोसेज फॉर्म में कन्वर्ट नहीं करेंगे, लाइक सिरप, कैप्सूल, है ना, तो फिर टैबलेट हो गया, तो फिर उसको लेना थोड़ा इनकन्वीनियंट हो जाता है। इसलिए हम उसको सुटेबल डोसेज फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं ईज़ के लिए, ठीक। उसके बाद हम यहाँ पे बात कर लेते हैं बेस्ड ऑन द फिजिकल स्टेट डोसेज फॉर्म आर। फिजिकल स्टेट के बेसिस पे यहाँ पे हम देख सकते हैं कितने टाइप के होते हैं हमारे डोसेज फॉर्म। तो लिक्विड, सबसे पहले लिक्विड, इसके अंदर में क्या क्या एग्जांपल्स आपके एरोमेटिक वाटर, मिक्सचर, सिरप, एलेक्सर, लिंक्टस, लेनिमेंट, लोशन, डॉसेस, आई ड्रॉप्स, ईयर ड्रॉप्स, नेसल ड्रॉप्स, गार्गल, माउथ वॉश, स्ट्रॉथ पेन, जितने भी जानते हैं, ठीक है। सेमी सॉलिड में हमारे क्या आता है, क्रीम, जेली, ऑइंटमेंट, पेस्ट, ये सब। सॉलिड में टैबलेट, कैप्सूल, सपोजिटरीज, कैचेट्स, पाउडर। यहाँ पे हमारे गैसेस के अंदर में आते हैं एरोजोल्स। तो अब हम बात कर लेते हैं लिक्विड डोसेज फॉर्म्स की। तो वैसे तो दो तरह के हमारे लिक्विड डोसेज फॉर्म होते हैं, एक मोनोबेसिक लिक्विड डोसेज फॉर्म, दूसरा बाईफेजिक, ठीक है। तो मोनोबेसिक में हमारा वही सॉल्यूशंस वगैरह आते हैं, बाईफेजिक में अपना सस्पेंशन एंड इमल्शन। तो एक एक करके हम पढ़ते हैं। तो यहाँ पे आप कुछ एग्जांपल्स देख सकते हैं मोनोफेसिक लिक्विड डोसेज फॉर्म के अंदर में हम इंटरनली क्या क्या चीज़ यूज़ करते हैं, जैसे कि मिक्सचर्स हो गए, सिरप हम लेते हैं, हमारे बॉडी के अंदर जाता है एलिक्सस एंड लिंक्टस। फॉर स्किन एप्लीकेशन, हमारे स्किन में हम क्या क्या लगाते हैं, लोशंस लगाते हैं, लिनिमेंट्स लगाते हैं, ठीक है। लिनिमेंट को हम क्या करते हैं, रब करके लगाते हैं, जबकि हमारा जो लोशन है उसको हम डायरेक्टली विदाउट रबिंग लगाते हैं, ठीक। इंस्टिल्ड इनटू बॉडी कैविटी, अब ऐसे कौन कौन सी चीज़ जिसको हम बॉडी कैविटी में डालते हैं, जैसे कि डॉसेज हो गया, ईयर ड्रॉप, नेसल ड्रॉप। अब यूज़ इन दी माउथ, हम अपने माउथ में क्या क्या यूज़ करते हैं, गार्गल्स हो गए हमारे, माउथ वॉशेस एंड थ्रोट पेन्स। अब हम आगे देखते हैं सॉल्यूशंस क्या होते हैं। तो सॉल्यूशंस आर द लिक्विड प्रिपरेशंस दैट कंटेन वन और मोर केमिकल सब्सटेंसेस। आप जानते हैं हमारा सॉल्यूशन कैसे बनता है। देखिए, एक तो हमारा उसमें सॉल्यूट रहता है, दूसरा हमारा उसमें क्या रहता है, सॉल्वेंट रहता है, ठीक है। तो सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों मिलके हमारे यहाँ पे क्या फॉर्म करते हैं, सॉल्यूशन का फॉर्मेशन करते हैं, ओके। दे आर प्रिपेयर्ड बाय डिजॉल्विंग द एक्टिव इंग्रेडिएंट इन एन एक्वस और नॉन एक्वस सॉल्यूशन, उसको हम यूज़ करते हैं। अब हम क्लासिफिकेशन देख सकते हैं सॉल्यूशंस की। तो अकॉर्डिंग टू रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन के अकॉर्डिंग ओरल सॉल्यूशन होते हैं, जिसको हम ओरली लेते हैं, ठीक है, ओरल रूट के थ्रू। ऑटिक मतलब नाम से समझ आ रहा है ईयर, ठीक है, तो इंस्टिल्ड इनटू द ईयर, हम उसको अपने कान में डालते हैं। ऑप्थेल्मिक सॉल्यूशंस इंस्टिल्ड इन द आई, जैसे कि आई ड्रॉप्स हो गए। टॉपिकल, जिसको हम हमारे स्किन के सरफेस पे अप्लाई करते हैं। अब अकॉर्डिंग टू द कंपोजिशन एंड यूजेस, कंपोजिशन और यूज़ के अकॉर्डिंग, जैसे कि एरोमेटिक वाटर होता है, आपने तो सुना ही होगा, जैसे कि एरोमेटिक वाटर होता है वो जो हमारे माउथ से कभी कभी क्या होता है, पंजेंट जो स्मेल आती है ना, उसको क्या करने के लिए, उसको छिपाने के लिए, उसको मास्क करने के लिए हम एरोमेटिक वाटर्स का यूज़ करते हैं। तो सॉल्यूशन ऑफ एरोमेटिक मटेरियल इन वाटर में कुछ एरोमेटिक मटेरियल रहते हैं। सिरप, एक्वस सॉल्यूशन कंटेनिंग शुगर, ठीक है। सिरप कैसे प्रिपेयर किया जाता है आपको तो पता ही होगा, जो सिंपल सिरप होते हैं हमारा, कोई यहाँ पे बहुत सारे उसके मेथड होते हैं। ये हमारा सॉल्वेंट है, उसमें हम क्या डालते हैं, हमारा सुक्रोज, देन उसके बाद यहाँ पे फाइनली हमारा क्या प्रिपेयर हो जाता है, सिरप प्रिपेयर हो जाता है, ठीक है। उनको हम डिज़ोल्व कर देते हैं बाय दी हॉट मेथड, या फिर ऐसे भी आप पर्कोलेशन के थ्रू भी प्रिपेयर कर सकते हैं। अब यहाँ पे एलिक्सर्स क्या होते हैं, स्वीटेंड हाइड्रो अल्कोहलिक सॉल्यूशन। हाइड्रो अल्कोहलिक सॉल्यूशन मतलब कि इसमें हमारा अल्कोहल मिला होता है सम परसेंटेज में। स्पिरिट्स क्या होते हैं, सॉल्यूशन ऑफ एरोमेटिक मटेरियल इन अल्कोहल। टिंक्चर्स क्या होते हैं, सॉल्यूशन प्रिपेयर्ड बाय एक्सट्रैक्टिंग एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट फ्रॉम क्रूड ड्रग। इसमें हम क्या करते हैं, एक्सट्रैक्ट करते हैं क्रूड ड्रग को, ठीक है।
तो उस तरह से यहाँ पे बनाया जाता है। टिंचर इंजेक्शंस की बात करें तो ये हमारा क्या रहता है, पूरी तरह से स्टेराइल होता है, क्योंकि ये हमारे डायरेक्टली कहाँ पे जाता है, सिस्टेमिक सर्कुलेशन में। तो प्रिपेयर टू बी स्टेराइल एंड पायरोजन फ्री एंड इंटेंडेड फॉर पेरेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन। ओके, अकॉर्डिंग टू दी व्हीकल। अब हम व्हीकल की बात करते हैं तो एरोमेटिक वाटर, फिर से वही टर्म है हमारा। सॉल्यूशन ऑफ एरोमेटिक और वॉलेटाइल मटेरियल इन वाटर, ये सब हमारे वाटर में रहते हैं। दे विल डिओडरेट विद द टाइम, जिसको हमने आपसे पहले ही कहा कि यहाँ पे हम उसको क्या करें, डिओडरेट करने के लिए हम यूज़ करते हैं, जिसके रोज़ वाटर हो गया एंड पेपरमिंट ऑयल हो गए। सिरप की बात करते हैं तो दे आर कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन ऑफ शुगर। हमने कहा था कि इसमें हम क्या यूज़ करते हैं, एक व्हीकल यूज़ करते हैं और उसमें हम सुक्रोज़ यूज़ करते हैं। तो सुक्रोज़ का यहाँ पे परसेंटेज कितना होता है, ये आपसे पूछा जा सकता है एग्ज़ाम में। 85% वेट बाय वॉल्यूम, अगर वेट बाय वॉल्यूम में पूछे तो 85% रहता है हमारा सुक्रोज़। अगर वेट बाय वेट में पूछे तो 66.7% रहता है हमारे यहाँ पे सुक्रोज़। ठीक, अब उसके बाद बिलो, अगर मान लो ये जो आपको यहाँ पे दिया गया है ये पर्टिकुलर रेंज, इस रेंज से अगर कम है आपका सुक्रोज़ तो उस कंडीशन में माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ हो सकते हैं, और अगर इससे अबव है तो उस कंडीशन पे यहाँ पे क्रिस्टलाइजेशन हो सकता है। ठीक, एलिक्सर्स की बात करें तो ये वही हाइड्रो अल्कोहलिक सॉल्यूशन होते हैं हमारे। ठीक है, अब लिंक्टर्स की बात करें तो लिंक्टर्स दे आर जनरली प्रेस्क्राइब फॉर रिलीफ ऑफ कफ को रिलीफ करने के लिए हम लिंक्टर्स यहाँ पे यूज़ करते हैं। द व्हीकल यूज्ड इन द सिंपल सिरप, और इसमें जो व्हीकल यूज़ होता है वो सिंपल सिरप होता है। लिनिमेंट की बात करें तो दे आर दी अल्कोहलिक एंड ऑयली लिक्विड प्रिपरेशन, क्या होते हैं ये हमारे अल्कोहलिक या फिर ऑयली लिक्विड प्रिपरेशन होते हैं जो हमारे एक्सटर्नल एप्लीकेशन के लिए बनाए जाते हैं। दे आर इंटेंडेड फॉर एक्सटर्नल एप्लीकेशन बाय रबिंग ऑन टू दी अफेक्टेड एरिया। इसमें हम क्या करते हैं, रब करते हैं हमारे अफेक्टेड एरिया पे। दूसरी बात करते हैं हम लोशन की, जो हम डेली लगाते हैं। दे आर दी एक्वस अल्कोहलिक और ऑयली लिक्विड प्रिपरेशंस। देखिए ये हमारा था अल्कोहलिक, ऑयली और लिक्विड प्रिपरेशन, तो उसी तरह ये हमारा है एक्वस, अल्कोहलिक या फिर ऑयली लिक्विड प्रिपरेशन। दे आर इंटेंडेड फॉर एक्सटर्नल एप्लीकेशन, ये भी एक्सटर्नली हम अप्लाई करते हैं विदाउट रबिंग इन अफेक्टेड एरिया। ठीक है, यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, हम यहाँ पे रब नहीं करते, विदाउट रबिंग ऑन द अफेक्टेड एरिया। अब हम आगे बात कर लेते हैं ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स है जो अफेक्ट करते हैं लिक्विड डोसेज फॉर्म को। तो एक तो हो गई सॉल्युबिलिटी, अगर सॉल्युबिलिटी अच्छी सी नहीं होगी तो कहाँ से हमारा लिक्विड डोसेज फॉर्म प्रिपेयर होगा। कॉम्प्लेक्सेशन हो गया इन केस ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट मैटर करता है पीएच। यहाँ पे सॉल्युबलाइजेशन, वही घुलने की जो प्रक्रिया है यहाँ पे। कोसॉल्वेंसी, हाइड्रोट्रॉफी, केमिकल मॉडिफिकेशन आयन ऑफ द ड्रग। ठीक है, अब हम आगे देख लेते हैं सॉल्युबिलिटी क्या होती है। तो देखिए सॉल्युबिलिटी सिंपल सी बात है, हम पहले से ही पढ़ते आ रहे हैं। मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट दैट कैन बी डिजॉल्व इन अ गिवन सॉल्वेंट एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर, प्रेशर एंड पीएच। ये तो हमारा हो गया सॉल्युबिलिटी। तो वही है कि सॉल्युबिलिटी होता क्या है ना, उसको हम रूम टेम्परेचर पे ही किसी भी चीज़ को हम क्या करते हैं यहाँ पे फ़िलहाल तो सॉल्युबलाइज करते हैं। तो ये सब द फिनोमिना विच डिटरमाइन वेदर और नॉट अ सब्सटेंस इज डिजॉल्व इन अ गिवन सैम्पल और अ सिस्टम एंड एक्सटेंस टू विच इट डिजॉल्व आर कॉल्ड सॉल्युबिलिटी। ये वही लाइन है जो हमने अभी आपको बताया, आप चाहे तो उस लाइन को यहाँ पे समझ सकते हैं। दूसरा बोलते हैं सॉल्युबिलिटी स्टडी कैन बी डिटरमाइन एट दी 30 डिग्री। ठीक है, या फिर हायर देन रूम टेम्परेचर एट 30, इतने पे हम डिटरमाइन करते हैं जब हम सॉल्युबिलिटी स्टडी करते हैं। सॉल्युबिलिटी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स ऑलवेज इंक्रीज विद द टेम्परेचर। देखिए वैसे तो हमारे जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की बात करें वो तो इजीली डिज़ोल्व होते नहीं हैं, लेकिन अगर हम उसका थोड़ा टेम्परेचर बढ़ा दें तो उस कंडीशन को डिज़ोल्व हो सकता है। सॉल्युबिलिटी ऑफ NaCl, NaCl मीन्स नमक, इन वाटर इज़ इंडिपेंडेंट अपॉन द टेम्परेचर। देखो वो टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करता, अगर आप नमक को छोड़ दो पानी में डाल के तो थोड़े टाइम बाद वो क्या हो जाएगा, डिज़ोल्व हो जाएगा। हेनरीज लॉ इज़ यूज टू मेजर द सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस इन सॉल्वेंट या फिर लिक्विड। ये हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको ज़रूर पढ़ के जाइएगा। देखिए क्वेश्चन ऐसा आता है कि हेनरीज लॉ क्यों यूज़ किया जाता है, तो हम यहाँ पे आंसर देंगे कि जितने भी हमारे गैस हैं तो गैसेस की लिक्विड में सॉल्युबिलिटी हेनरीज लॉ बताता है। गैसेस की लिक्विड में सॉल्युबिलिटी कौन बताते हैं, हमारे यहाँ पे हेनरीज लॉ बताता है। अब यहाँ पे सॉल्युबिलिटी एज पर IP, यहाँ पे 7 हमारे डिस्क्रिप्टिव टर्म दिए गए हैं, ये भी हमारे मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। और ये जो आपका स्पैरिंगली सॉल्युबल है इसका रेंज तो कई बार एग्ज़ाम में पूछा गया है, तो आप एक बार इसको याद कर लीजिएगा फिर समझ लीजिएगा, वैसे इसमें कुछ इतना डिफ़िकल्ट है नहीं है।
सॉल्युबलाइजेशन, अब इसमें से क्या क्वेश्चन बनता है, देखिए सॉल्युबलाइजेशन घुलने का वही जो भी प्रक्रिया है। तो यहाँ पे दो चीज़ों की बात करते हैं, दो टर्म आते हैं, सॉल्युबलाइज़र एंड सॉल्युबलाइजेट, ठीक है। तो सॉल्युबलाइज़र किसको बोलते हैं, जो घोलने में हेल्प करता है, और सॉल्युबलाइजेट किसको बोलते हैं, जो घुल रहा है यहाँ पे। तो इसमें से क्वेश्चन कैसे आता है, फॉर एग्जांपल एक ले लिया उन्होंने कैफीन, तो वो पूछेंगे आपसे कि कैफीन को सॉल्युबलाइज मतलब कि उसको डिज़ोल्व करने के लिए कौन सा सरफेक्टेंट यूज़ होता है, तो हमको बताना पड़ेगा कि उसके लिए यहाँ पे ट्विन यूज़ होता है, ठीक। तो ऐसे क्वेश्चंस यहाँ से आते हैं। तो देख सकते हैं यहाँ पे सॉल्युबलाइज़र है हमारा, मतलब ट्विन किस किस चीज़ को डिज़ोल्व कर सकता है, टेस्टोस्टेरोन, कैफीन, विटामिन ए, सैलिसिलिक एसिड। अब यहाँ पे इसका डेफिनेशन भी वही है। अब HLB वैल्यू फॉर द बेस्ट सॉल्युबलाइजिंग एजेंट, ये आप याद रखिएगा 15 होता है। अब हम बात करते हैं कोसॉल्वेंसी की। कोसॉल्वेंसी कुछ भी नहीं होता, अगर आपके पास कोई वीक इलेक्ट्रोलाइट है, वीक इलेक्ट्रोलाइट मतलब कि जो नॉन पोलर मॉलिक्यूल जिसकी वाटर सॉल्युबिलिटी बहुत कम है, अब हमको क्या करना है, उसकी वाटर सॉल्युबिलिटी को बढ़ाना है। तो उस कंडीशन पे हम वहाँ पे ऐड करते हैं कोसॉल्वेंट्स ऐड करते हैं यहाँ पे। तो कोसॉल्वेंट्स ऐड करने की वजह से क्या होता है, जैसे कि ये कोई हमारा नॉन पोलर सॉल्यूट था, है ना, अब ये हमारे वाटर में तो घुल नहीं सकता। तो ये जो जब हम इसमें कोसॉल्वेंट ऐड करते हैं तो ये क्या करता है, इन दोनों के बीच जो यहाँ पे इंटरफेशियल टेंशन है उसको रिड्यूस कर देता है। ये जो कोसॉल्वेंट है वो, जिसकी वजह से ये पर्टिकुलर सॉल्यूट है वो सॉल्वेंट में क्या हो जाता है, डिज़ोल्व हो जाता है। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं वीक इलेक्ट्रोलाइट प्लस कोसॉल्वेंट अगर हम लेते हैं तो हैविंग द गुड वाटर सॉल्युबिलिटी, यहाँ पे लिखा भी है कि वीक इलेक्ट्रोलाइट और नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स की सॉल्युबिलिटी इंक्रीज करने के लिए हम कोसॉल्वेंट का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे लिखा भी है कोसॉल्वेंट वर्क्स बाय रिड्यूसिंग द इंटरफेशियल टेंशन, कैसे वर्क करता है, इंटरफेशियल टेंशन को रिड्यूस करके। एग्जाम्पल्स की बात करें जैसे कि सिरप में हम क्या क्या यूज़ करते हैं इंटरफेशियल टेंशन को रिड्यूस करने के लिए, इथेनॉल, सॉर्बिटॉल, ग्लिसरीन, पॉलीइथाइलिन ग्लाइकॉल। अब इन पेरेंटल्स में हम यूज़ करते हैं यहाँ पे डाईमिथाइल एसिटामाइड, इथाइल एसिटेट एंड इथाइल कार्बोनेट। अब हम यहाँ पे एक और टर्म की बात करते हैं जिसका नाम है हाइड्रोट्रॉफी। हाइड्रोट्रॉफी भी किसी भी ड्रग की सॉल्युबिलिटी को इंक्रीज़ करता है। अगर कोई पुअर सॉल्युबल हमारे ड्रग्स हैं तो इसमें हमको कुछ एडिटिव्स मिलाने की ज़रूरत पड़ती है। ये वही चार्ट है जो अभी हमने आपको ऊपर दिखाया कि जैसे कि यहाँ पे कैफ़ीन है, ठीक, कैफ़ीन हमारा क्या है, ड्रग है। अब इस ड्रग की सॉल्युबिलिटी को हमको इंक्रीज़ करना है तो हम यहाँ पे क्या मिलाएंगे, कौन सा हाइड्रोट्रॉपिक एजेंट मिलाएंगे, सोडियम बेंजोएट। कौन सा, सोडियम बेंजोएट, जिसको हम यूनिवर्सल हाइड्रोट्रॉपिक एजेंट भी बोलते हैं। अगर हम बात करें कीटोप्रोफेन की, तो कीटोप्रोफेन के लिए हम यहाँ पे ऐड करते हैं सोडियम बेंजोएट या फिर निकोटिनामाइड। अगर प्रोजेस्ट्रॉन की बात करें तो उसकी सॉल्युबिलिटी इंक्रीज़ करने के लिए हम निकोटिनामाइड का ही यूज़ करते हैं। और यहाँ पे रिबोफ्लेविन का हम प्रोकेन HCl यूज़ करते हैं, ठीक है। यहाँ पे प्रोजेस्ट्रॉन का यूज़ हम किस चीज़ के लिए करते हैं, जो हार्मोनल इम्बैलेंस हुआ रहता है ना, तो उसमें एज अ थेरेपी के रूप में यूज़ करते हैं। तो आप एक बार ये चार्ट भी देख लीजिएगा। अब हम यहाँ पे कुछ पॉइंट्स देख लेते हैं जो याद करने लायक है, जैसे कि इथेनॉल। तो आपने तो सुना ही होगा, इथेनॉल को समटाइम्स हम यहाँ पे किस चीज़ के लिए यूज़ करते हैं, एज अ एंटी माइक्रोबियल एजेंट की तरह। तो 5 to 10% ऑफ इथेनॉल इज़ यूज्ड इन द फॉर्मुलेशन फॉर एंटी माइक्रोबियल एजेंट बिकॉज वेपर प्रेशर ऑफ इथेनॉल इज़ ग्रेटर देन वाटर, सो वेपराइज टू सरफेस एंड किल दी ऑर्गेनिज्म। ये क्या करते हैं, फिर किल कर देते हैं ऑर्गेनिजम्स को। अब टेस्ट प्रॉपर्टी अगर हमको यहाँ पे इम्प्रूव करना है तो उसके लिए हम यहाँ पे सोडियम बाइकार्बोनेट, ग्लूकोनेट या फिर लैक्टोज का यूज़ करते हैं। यहाँ पे अगर आप बात करें मोनोसोडियम ग्लूटामेट की, तो वाइडली यूज्ड होता है इंडस्ट्री में मेटालिक टेस्ट को मास्क करने के लिए। अगर आपके कोई डोसेज फॉर्म बना रहे हैं उसमें मेटालिक टेस्ट आ रहा है तो उसको मास्क करने के लिए हम यहाँ पे मोनोसोडियम ग्लूटामेट मिला सकते हैं। तो ये कुछ पॉइंट्स थे आपको याद रखने लायक। अब यहाँ पे हम कुछ और आपको टर्म्स बता देते हैं। सॉल्युबलाइजेशन तो हम आपको बता ही चुके हैं, ठीक है। एक हमारा क्या होता है, सॉल्युबलाइज़र होता है, दूसरा हमारा सॉल्युबलाइजेट होता है। तो जो हमारा ये सॉल्युबलाइज़र है ये डिज़ोल्व करेगा इन सारे चीज़ों को। तो विटामिन ए और हेक्सा क्लोरफिन यहाँ पे जो है उसको हमारा लेमोनिन ईथर यहाँ पे सॉल्युबलाइज करेगा। साथ ही साथ यहाँ पे सुक्रोज मोनोएस्टर जो है विटामिन ए, डी एंड ई को। कॉम्प्लेक्सेशन क्या होता है आपको पता है, कॉम्प्लेक्सेशन यहाँ पे
अगर हमारे यहाँ पे कोई मॉलिक्यूल है वो नॉन बॉन्डेड मॉलिक्यूल के साथ चिलेट फॉर्म कर लेता है, जैसे कि कॉम्प्लेक्सेशन की ज़रूरत क्यों पड़ती है, जैसे कि आयोडीन, तो आयोडीन तो इनसॉल्युबल होता है। तो अगर मैं आयोडीन को पोटेशियम आयोडाइड के साथ मिला दूँ तो दोनों क्या करते हैं, कॉम्प्लेक्स फॉर्म करते हैं और हमारा एक पोटेशियम आयोडाइड यहाँ पे एक सॉल्यूबल कॉम्प्लेक्स फॉर्म कर लेते हैं। ठीक है, इसलिए यहाँ पे कॉम्प्लेक्सेशन ज़रूरी है। और साथ ही साथ कॉम्प्लेक्सेशन की स्टडी करनी क्यों ज़रूरी है, हमारा जो टेट्रासाइक्लिन है वो कैल्शियम के साथ चिलेट फॉर्म कर लेता है, इसलिए बोला जाता है कि टेट्रासाइक्लिन को कभी दूध के साथ नहीं लेते। तो वो हमारे बॉडी में, अब आप क्या कर रहे हैं, टेट्रासाइक्लिन यहाँ पे मेडिसिन ले रहे हैं और साथ में आप दूध पी रहे हैं, तो उस कंडीशन पे वो क्या करेगा, आपके बॉडी में जाके कॉम्प्लेक्स फॉर्म कर लेगा। कॉम्प्लेक्स फॉर्म करने की वजह से उनकी सॉल्युबिलिटी डिक्रीज़ हो जाएगी और सॉल्युबिलिटी डिक्रीज़ होने की वजह से वो ठीक से अब्जॉर्ब नहीं हो पाएगा। अब यहाँ पे हम डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की बात कर लेते हैं। तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, आपने तो सुना ही होगा कि वाटर की डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है, और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट वाटर की सबसे ज़्यादा होने की वजह से ही हम वाटर को क्या बोलते हैं, यूनिवर्सल सॉल्वेंट बोलते हैं। तभी हमारे वाटर में मैक्सिमम चीज़ों को जब हम डालते हैं तो वो क्या करते हैं, वाटर उस जो पर्टिकुलर सॉल्यूट है या फिर जो पर्टिकुलर हम उसमें मटेरियल डाल रहे हैं उसके बीच के बॉन्ड को वो क्या कर देता है, हमारा जो वाटर है उसको ब्रेक कर देता है। ठीक है, और उसको सॉल्यूशन फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है। तो अगर अकॉर्डिंग टू हम यहाँ पे लैकमैन की बुक में हम देखें तो 78.2 दिया हुआ है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ वाटर। तो ये भी एक क्वेश्चन बन सकता है। सो फ्रेंड्स, आज की क्लास कंप्लीट होती है तो हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे इमल्शंस के बारे में।